तो अभी के टाइम यार जो मेरी हॉर्नेट 125 है ना, इसे मैंने चला दिया है 3585 किलोमीटर, 3585 किलोमीटर मैंने इसे चला दिया है टोटल। और इतने किलोमीटर चलाने के बाद ना इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों आपको हॉर्नेट 125 खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज यार जो मेरे को इसमें बहुत बढ़िया लगती है वो ये है कि इसका सर्विस इंटरवल ना बहुत ज़्यादा है। मतलब ये लगा लो 5-6 हज़ार किलोमीटर में सर्विस करानी पड़ती है ये बाइक। और बाइकों की तरह नहीं है कि 2500 से 3000 किलोमीटर में सर्विस करानी पड़े। आराम से मस्त 5-6 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस कराओ। और वो भी सर्विस कॉस्ट इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। पहली सर्विस मेरी कितने की हुई थी, 500 रुपये की हुई थी शायद, 500 या 507 रुपये की हुई थी। तो सर्विस कॉस्ट ऐसी है इसकी, इतनी ज़्यादा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस बाइक है ये। तो पहला रीज़न तो ये हो गया इसको ख़रीदने का कि बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस बाइक है, कुछ मेंटेनेंस ही नहीं है इस बाइक की, सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। और दूसरी चीज़ जो मेरे को इस बाइक में बढ़िया लगती है वो है इसकी माइलेज। मतलब एक बार आपने टंकी फुल करा ली ना, फिर तो भूल जाओ दोबारा आपको कब टंकी फुल करानी पड़ेगी। मेरी बाइक ना ज़्यादातर ऐसे ही रोड पे चलती है। ये देखो थोड़ी थोड़ी दूर पे ब्रेकर आते हैं, गड्ढे आते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता आता है। मेरी आवाज़ भी अटक अटक के आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो अब ये 3500 किलोमीटर चली है ना, 3500 में से 3000 किलोमीटर ये ऐसे ही रोड पे चली है। और जिसके बाद भी ये आराम से 57-58 का माइलेज निकाल देती है। वहीं अगर मैं इसे हाईवे पे चलाऊँ ना तो हाईवे पे आराम से 65 प्लस माइलेज देगी ये, 65 से 70 की माइलेज। तो 70 की माइलेज इस बाइक से निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब वही लगा लो ना, इतने खटारा से रोड पे इतनी धीरे स्पीड में भी आराम से 57-58 का माइलेज निकाल दे रही है। और मैं इतना प्यार से भी नहीं चलाता हूँ इसे, क्योंकि सुबह के टाइम मेरे को जल्दी हो रही होती है तो मैं खींच के ले जाता हूँ, ब्रेकरों पे भी कुदा कुदा के ले जाता हूँ। और कुदाने से एक और मेरे को रीज़न याद आ गया बहुत तगड़ा इस बाइक को खरीदने का, वो ये है कि इस बाइक को मैंने इतने गड्ढों में कुदा दिया, ब्रेकरों में कुदा दिया, लेकिन आज तक भी बाइक में ना थोड़ी सी भी नॉइज़ नहीं है, रैटलिंग नॉइज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम साइलेंट है। बल्कि ये बाइक बनी भी नहीं है इन रास्तों पे चलने के लिए। स्पोर्ट्स बाइकें जो होती है ना ये प्लेन रोड के लिए होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल जाती है ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों में। ये देखो ऐसे रास्ते हमारे यहाँ के, रोड के नाम पे हमारे पास बस यही है। और ये ज़्यादातर इसी रोड पे चलती है क्योंकि मेरा काम इसी रोड पे ही है। ज़्यादातर प्लेन रोड पे बहुत ही ज़्यादा कम चलती है। बस ऊबड़ खाबड़ रोड पे ना इसकी ABS की आवाज़ आती है, छन छन सी। वो आवाज़ बहुत सारी बाइकों में आती है, सुजुकी में आती है, यामाहा में आती है, वो ABS की आवाज़ है, छन छन जैसी आवाज़ आती है आगे से। उसके अलावा जो अगला रीज़न मेरे को अच्छा लगता है इस बाइक को लेने का वो ये है कि इसकी हैंडलिंग बहुत तगड़ी है। सेगमेंट में सबसे तगड़ी हैंडलिंग मिलती है आपको इस बाइक में। और हैंडलिंग अच्छी होने के 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि इसका हैंडल छोटा है, दूसरा इसका राइडिंग पोस्चर थोड़ा एग्रेसिव है, तीसरा इसके जो सस्पेंशन है ना वो थोड़े स्टिफ हैं, इसमें USB फोक्स मिल जाते हैं आपको। तो इन सब चीज़ों की वजह से इसकी हैंडलिंग बहुत प्यारी है। मतलब कोई टक्कर ही नहीं है इसकी हैंडलिंग की, कट वट मारने के लिए ना बहुत तगड़ी बाइक है ये। तो इसीलिए हैंडलिंग इस बाइक की बहुत ज़्यादा मस्त है। चाहे आप सेगमेंट में किसी भी बाइक से कंपेयर कर लेना, हैंडलिंग इसके जैसी नहीं मिलेगी आपको। और अगली चीज़ जो मेरे को इस बाइक में बढ़िया लगी वो है इसके लुक्स। ये देख लो, देखने में कितनी खतरनाक लगती है। ऊपर से इसके कलर्स, ऐसे कलर आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेंगे। 150 सीसी छोड़ो, आप 200 सीसी तक भी चले जाओ, लेकिन ऐसे कलर नहीं मिलने वाले आपको। ऊपर से ये इसके गोल्डन कलर के USD फोक्स 4 चांद लगा देते हैं बाइक में। ये भी आपको सेगमेंट में किसी बाइक में नहीं मिलेंगे, गोल्डन कलर के USD फोक्स। बहुत सारे लोग तो टेलीस्कोपिक में ही रैप चढ़ा देते हैं गोल्डन कलर का, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि इनका ना साइज भी थोड़ा बड़ा होता है। ये टेलीस्कोपिक से ज़्यादा मोटे होते हैं और ऊपर से देखने में भी मस्त लगते हैं। और एक मैं इसके कलर के बारे में भी बोल रहा था, तो कलर भी ना इस बाइक के बहुत ज़्यादा मस्त है। यहाँ पे देखो आपको स्पोर्टी रेड मिल जाता है, यहाँ ब्लू कलर है स्पार्कल वाला, ये चमकता है। यहाँ पे नार्डो ग्रे मिल जाता है, उसके ऊपर रेड कलर के स्टिकर, मैट ब्लैक कलर भी मिल जाता है जगह जगह। एग्जॉस्ट देख लो इसका कितना तगड़ा मिलता है आपको, ऊपर से एग्जॉस्ट साउंड भी तगड़ी है इसकी। 1 मिनट आपको एग्जॉस्ट साउंड भी सुना देता हूँ साथ साथ में। अरे यार यहाँ पे शादी हो रही है, गानों की आवाज़ आ रही है, थोड़ा आगे चल के सुनाऊंगा। और मैंने अपनी बाइक में ये वाला लेग गार्ड लगा रखा है, ये भी होंडा वाले ही देते हैं। 2 तरह के होते हैं इसमें, एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला। मेरे को ये ज़्यादा बढ़िया लगता है। वो बड़ा वाला तो बहुत अजीब लगता है, वो ब्लैक कलर में फिर भी सूट करता है, लेकिन रेड कलर में, ब्लू कलर में इतना सूट नहीं करता वो बड़ा वाला लेग गार्ड। उसे क्रैश गार्ड बोलते हैं, इसे लेग गार्ड बोलते हैं। पर ये भी ठीक है, बाइक को बचा देगा।
देखो बाइक अगर गिरती है ना तो इस पे टिकेगी और इस पे टिकेगी, तो ये वाला पैनल इसका बच जाएगा। और हाँ, एक और चीज़, इसमें सेगमेंट में आपको सबसे तगड़ी डिस्प्ले मिलती है, TFT डिस्प्ले। सेगमेंट में जितनी भी बाइकें हैं ना, सब में आपको LCD मिलती है, लेकिन इसमें मिलती है आपको TFT डिस्प्ले। और इसकी चाबी भी यहाँ लगती है जैसे स्पोर्ट्स बाइकों में लगती है, ये देख लो। और जैसे ही आप बाइक बंद करते हो, होंडा का लोगो आता है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, ये देख लो। और LCD और TFT डिस्प्ले की पता है क्या पहचान होती है? LCD डिस्प्ले को जैसे ही आप ऑन करोगे ना, उसमें 0000 हो जाते हैं। तो अगर इसमें TFT डिस्प्ले नहीं होती ना, तो इसे भी ऑन करने से 0000 आ जाते हैं इसमें। और ऊपर से इसमें म्यूज़िक प्लेयर वगैरह मिल जाता है, मौसम देख सकते हो आप। बहुत तगड़े तगड़े फीचर हैं इसकी डिस्प्ले में। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। बाकी अब गाने बंद हो गए, अब आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। इसमें साइलेंट स्टार्ट भी मिल जाता है आपको। अब सुनो इसके एग्जॉस्ट की साउंड। तो इससे तगड़ा एग्जॉस्ट साउंड आपको नहीं मिलने वाला सेगमेंट में। हाँ यार, TVS रेडर का भी तो तगड़ा है, TVS रेडर का भी तगड़ा है एग्जॉस्ट साउंड, बेसी सा वैसा ही है इसका भी। वैसे तो एग्जॉस्ट साउंड एक्सट्रीम का भी अच्छा है, लेकिन उसका थोड़ा पतला पतला सा है, टेरेबल ज़्यादा है उसमें, ट्रेबल बेस नहीं है इसका, थोड़ा बेसी सा है। और यार गाड़ी चलाने में इतनी स्मूथ, इतनी लाइट, मतलब एक बार एक्सट्रीम और इसको चला के देख लोगे ना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा। एक्सट्रीम का हैंडल थोड़ा भारी भारी सा है, और ऊपर से एक्सट्रीम इतनी स्मूथ भी नहीं चलती। और अगली चीज़ यार, इस बाइक में ना कुछ दिक्कत ही नहीं है, मतलब एकदम टेंशन फ्री बाइक है। अपना खरीदो, बस सर्विस कराओ और चलाते जाओ, सर्विस कराओ और चलाते जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है बाइक में। जिसे कहते हैं ना, 1% भी दिक्कत नहीं है, बस सर्विस कराओ और चलाओ, सर्विस कराओ और चलाओ। अब जैसे एक्सट्रीम है, उसमें तो दिक्कतें आती रहती है। मेरे भैया की एक्सट्रीम में इतनी दिक्कतें आती रहती है, और बल्कि वो ठीक भी नहीं कर पाते कंपनी वाले। एक सबसे मेन दिक्कत एक्सट्रीम में ये है, वो बंद बहुत हो जाती है, ट्रैफिक में बंद हो जाती है, कभी भी बंद हो जाती है वो रोड पे चलती हुई। पर ज़्यादातर वो ट्रैफिक में ही बंद होती है मेरे ख्याल से। ये दिक्कत लगभग सभी एक्सट्रीम में है। और दूसरी दिक्कत क्या है एक्सट्रीम में, कि उसमें इंजन चेक लाइट आ जाती है, कभी भी आ जाती है और कभी भी बंद हो जाती है। तो ये भी बहुत लोगों की एक्सट्रीम में दिक्कत आती है। पर इस बाइक में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, 1% भी। ऊपर से ये इंजन बहुत ज़्यादा पुराना है, SP 125 में भी यही इंजन आता है, शाइन में भी यही इंजन आता है काफ़ी सालों से। मतलब ये इंजन होंडा के पास 2006 से है, तो इसीलिए इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। ऊपर से इसके पार्ट्स भी कहीं भी मिल जाएंगे आपको, और ऊपर से कोई भी मैकेनिक इसे ठीक कर देगा आराम से। बस हाँ, बॉडी के पार्ट्स का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, वो तो तभी पता चलेगा कुछ टाइम बाद। लेकिन इंजन से रिलेटेड पार्ट्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, और कोई भी रिपेयर कर देगा इसके इंजन को। वैसे तो यार इस बाइक में ना बाहर से सर्विस कराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कंपनी से ही इतनी सस्ती सर्विस है इसकी, तो बाहर से सर्विस करा के क्या ही करना। अगर कंपनी में महंगी सर्विस होती है, कंपनी वाले अच्छे से सर्विस नहीं कर पाते, तो फ़ायदा था बाहर से सर्विस कराने का। एक्सट्रीम भी अच्छी बाइक है वैसे, अगर आप उसकी सर्विस बाहर से कराओ तो वो भी अच्छी है। लेकिन हीरो की जो आफ्टर सेल सर्विस है, वो तो बहुत ही ज़्यादा रद्दी है, रद्दी महारद्दी। मतलब उससे घटिया सर्विस सेंटर मैंने आज तक नहीं देखा। हम अपनी एक्सट्रीम को लेके इतने सर्विस सेंटर चले गए, सारे के सारे ऐसी है। 3-4 सर्विस सेंटर जा चुका हूँ मैं हीरो के अलग अलग, वो भी, और सारे सर्विस सेंटर का सेम ही हाल है। और ऊपर से हीरो के मैकेनिकों को आपने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया ना, तो वो सीधा ऐसे बोल देते हैं, मैं नहीं कर रहा ठीक, जा करवा ले किसी से भी, ऐसे बोल देते हैं सीधा। हीरो की बाइक लेने में एक ये भी नुकसान रहता है कि सर्विस सेंटरों पे जा के अपनी बेइज्जती कराओ, उनके 2 रुपए के मैकेनिकों से बहस करो जाके सर्विस सेंटरों में। ये चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगती है हीरो की। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि होंडा के सर्विस सेंटर हर जगह ही अच्छे होंगे, कहीं कहीं पे होंडा के सर्विस सेंटर का भी यही हाल होगा जैसे हीरो का है। पर हमारे यहाँ तो होंडा के सर्विस सेंटर ठीक है, ठीक क्या, बहुत अच्छे हैं। वो तो सारी बात सुनते हैं, और सर्विस करने के बाद ना बोलते भी हैं कि चेक करके आओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। जब तक मतलब आपकी बाइक की दिक्कत ठीक नहीं हो जाती ना, वो तब तक आपको भेजते नहीं है घर। और हीरो वाले क्या करते हैं, वो बोलते हैं इसमें तो 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, हम नहीं कर रहे, ये ऐसी होता है, या तो ऐसे बोल देंगे वो ऐसी होता है। ये तो बाइक में कुछ आवाज़ आ रही होगी, बोल देंगे ये तो ऐसी आवाज़ आती है। मतलब कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं अपना पीछा छुड़ाने के लिए। जब हम अपनी बाइक लेके गए ना, तब वो बोल रहे वो माइलेज नहीं दे रही थी। मेरे भैया की जो एक्सट्रीम है ना, वो माइलेज नहीं दे रही थी, तो हमने कहा माइलेज नहीं दे रही है, तो बोल रहे अभी 2500 किलोमीटर ही चली है, जब ये 6000 किलोमीटर चल जाएगी ना तब माइलेज देगी। बताओ, ये कोई सेंस वाली बात है? अरे यार, ये वैगनार कब से मेरे आगे चल रही है।
सबसे पहले तो इस वैगनार को ओवरटेक करूँ, मेरी वीडियो ख़राब हो रही है। हाँ तो यार इन बाइकों में कोई कार्बोरेटर थोड़ी ना आ रहा है जो 6000 किलोमीटर के बाद माइलेज देगी। वही मैं बोल रहा हूँ ना, अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो ऐसे ही फालतू फालतू बहाने बनाते हैं हीरो वाले क्या और भी शोरूम वाले बनाते हैं